क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी लोगों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग जानते होंगे कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक जो डिवाइड किए गए हैं इनके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में। अगर आप भूल गए हो या आप देखना चाहते हो दोबारा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें बहुत आसान तरीके से पीरियोडिक टेबल कैसे सीखी जाती है, कैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, याद करने का बहुत आसान तरीका आपको उसमें बताया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं, ये तो आप पीछे जान चुके हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाता है, उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उनको भी मैं बता देता हूं। यहां से सबसे पहली बात तो हम यही पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको, ठीक है। तो वे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाता है, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक बात यहां पर और कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें हम क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। क्षारीय धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वे प्रबल क्षार होते हैं। तो हम यहां से चाहे तो लिख लें कि इनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि इन्हें प्रबल इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, जिसके कारण इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं। आपको मैंने पहले पीरियोडिक टेबल में बताया है कि कौन कौन से एलिमेंट इस ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक में 2 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। एक तो कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं क्षार धातुएं, एल्कली मेटल्स, और जो दूसरे होते हैं सेकंड ए सब ग्रुप के, उन्हें हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, या क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं। नोट कर लेते हैं यहां पर हम सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्षारीय धातुएं
यहां से क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिसियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इनको याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको कि लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। आपको मात्र ये 6 तत्व याद रखने हैं जिनको हम कहते हैं क्षारीय धातु। अब ये क्षारीय धातुएं हैं, एस ब्लॉक में आती हैं, तो क्यों आती हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, क्या इनके लक्षणों में समानताएं हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, तो आप भी पढ़ेंगे, साथ में आपके और सहयोगी छात्र छात्राएं भी इस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ेंगे। देख लेते हैं इनमें क्या क्या लक्षणों में समानता होती है। सबसे पहले हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लीना की रूबी से फ्रेंड्स। क्लियर? सबको इनके नाम मालूम होंगे। इसका नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिसियम, रूबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। ये कुल 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हम रखते हैं क्षारीय धातुओं की श्रेणी में। एल्कली मेटल्स हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस प्रकार की समानताएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को लिखना मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है या कोई डाउट्स है तो हमारी वीडियो है इसके अंदर, आप वहां पे जाकर के देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बहुत आसान तरीके से आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं आप सीख सकते हैं वहां से। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे नहीं लिखने वाला, क्योंकि बाकी का काम आप लोग करेंगे, क्योंकि तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सबको मालूम है। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दिया। आप इनके एटॉमिक नंबर भी तो जानो। जी सर। एटॉमिक नंबर जानने के लिए मैंने आपको एक मैजिक नंबर बताया था। क्या बताया था? 2 8 8 18 18 32। 2 8 8 18 18 32। चूंकि लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन होता है जो कि धातु की श्रेणी में नहीं आता है, जो कि अधातु है। अधातु भी ना कहो, उसको गैस बोलो। ठीक है, गैस है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। सबसे पहला तत्व है तो एटॉमिक नंबर उसका कितना है? 1। और 1 में चलिए मैं लिख लेता हूं यहां से 1H। इसमें आपको जोड़ना है 2, और जब 2 जोड़ दोगे तो यहां कितना हो जाएगा? 3। और 3 में आपको फिर से जोड़ना है 8, हो जाएगा 11। और 11 में फिर से आपको जोड़ देना है 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, 19। और 19 में आपको 18 जोड़ देना है, तो 18 में 36 और ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। उसमें आप 18 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। वेरी गुड, 55 आ जाएगा। और 55 में आप जोड़ दीजिए एक बार और, कितना? 32 कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इस प्रकार से तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसके एटॉमिक नंबर जान जाएंगे, तो हाइड्रोजन को यहाँ से आकर कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जब आपको मालूम हो गए तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आसान हो जाएगा। फिर 1s2 2s2 2p6 और 3s1। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा? 4s1। ठीक है, यहां से इतनी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूं, बाकी के आप सभी लोग अपने मन से लिखें। सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आता है, आप लिख लेंगे वहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब देखिए कि एक खास बात होती है इसमें। ये देखिए सबका, ये देखिए पहला कोष है,
पहला कोष, और ये क्या हो गया, दूसरा कोष, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। यहां से देखिए पहला कोष, दूसरा कोष, सॉरी दूसरा कोष यहां तक के रहेगा ये, और ये क्या हो गया, तीसरा कोष। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, और ये चौथा कोष। मैंने इसको कोष में डिवाइड कर दिया। कोष में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वहां भाव नहीं बन सके, है कि नहीं। कई बार आप रह जाते चौक रहते हैं, ये क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, नाटक हो गया। नाटक को समाप्त करना है। क्या करना है, समाप्त। जो कुछ भी सीखना है बहुत बारीकी से सीखना है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, बस इतना जरूर करिए कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि आपके साथ साथ में आपके वो दोस्त भी जान जाएं, वो भी सीख लें, वो भी पढ़ लें, समझ जाएं, और उनको भी ये सब चीजें मालूम हो जाए। ठीक रहेगा। तो अब देखो यहां से ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो सबसे बाहरी कोष आपके पास में क्या हो गया, यही तो हो गया। क्या बोलोगे, बाह्य कोष। इसको बोल देंगे बाह्य कोष। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोष। ये भी बाह्य कोष है, ये भी बाह्य कोष है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी तो आपका क्या हो जाएगा, बाह्य कोष। तो पहला कोष, अंतिम कोष, पहला कोष, अंतिम कोष, पहला कोष, अंतिम कोष। कोई कविता नहीं बता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला कोष और बाह्य कोष, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। अब आप देखो यहाँ पर चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम, कुछ भी हो, इसका इस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट हो, सभी के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे आके गड़ाओ, यहाँ पे जैसे छत पर आके गड़ाते हो, ये देखो क्या है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सिर्फ छाती पर नजर लगाई पाओ, यहाँ पे भी लगा पाओगे क्या, यहाँ पे भी लगा भैया, ये बहुत सी चीज है। जब यहाँ पे लगा लो तो छत वाली नजर अपने आप बन जाएगी, कनेक्शन होता है इसमें भी। तो ये क्या है, 1 1 1, मतलब बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1। इसलिए इसका जो समूह संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1। समूह और आवर्त निकालना भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैं इसकी भी वीडियो आपको बता दूंगा किस प्रकार से आवर्त सारणी में समूह और आवर्त ज्ञात किए जाते हैं बाह्य कोष में। अब देखो इन सभी के बाह्य कोष का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैं यहाँ पर इनके लक्षणों की विवेचना कर देता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इतना, बाकी का तो आप लिख लोगे, ठीक है। तो यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि इनके बाह्य कोष का उपरोक्त से स्पष्ट होता है, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इनके बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, NS1 होता है। N का मतलब क्या है, N का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या है। मैं लिख दूं यहां पे, परेशान मत हो, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या चेंज हो रही बार बार, 2 3 4, अगले में 5 6 और 7 हो जाएगा, लेकिन उपकोष नहीं बदल रहा, S S S, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नहीं बदल रही। इसलिए बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, NS1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NS1 हो जाएगा। तो याद कर लीजिए यहां से क्या हो गया, इसके बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय धातुओं के बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS1 होता है।
चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है इसलिए इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी समानता होगी। ठीक है, क्या होगी? भौतिक गुणों में भी और रासायनिक गुणों में भी समानता होगी। जैसे एक परिवार में 4 संतानें हैं तो लगभग उनके लक्षण कैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। एक जैसे का मतलब आप यहाँ पे कटाक्ष कर सकते हैं कि सर वो तो चोर है, वो पुलिस है, वो मास्टर है, वो ये है, वो है, हो सकता है, लेकिन उनके नाक, नक्शे, बोलचाल, हाव भाव लगभग थोड़ा सा मैच करते रहते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है कि समानता होगी। सबसे पहले नंबर पे क्या समानता है? मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता लिखी। दूसरा यहां पे देखिए कि इन तत्वों में क्या होता है? धात्विक लक्षण होता है। धात्विक लक्षण क्या? धात्विक लक्षण या धात्विक गुण भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? धात्विक लक्षण इनमें क्या होती है कि ये चांदी के समान चमकते हैं, चांदी के समान चमकने वाले होते हैं, चांदी के समान चमकने वाले होते हैं। एक बात। दूसरी चीज कि ये जो होते हैं चाकू से आसानी से कट जाते हैं, चाकू से आसानी से कट जाते हैं। ये समझता। जो धातुओं में लक्षण पाए जाते हैं वो लक्षण इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके धात्विक लक्षण जो है कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसके बाद पारमाणविक और आयनिक त्रिज्या। पारमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या। पारमाणविक और आयनिक त्रिज्या क्या है? मैंने यहां पे आपको बता रखा है कि देखिए अगर कोई एटम है, मान लेते हैं लिथियम ही ले लूं, तो लिथियम का मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया और इसमें पहले ही कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। मैंने आपको परमाणु त्रिज्या भी पढ़ाई है कि न्यूक्लियस से बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वो परमाणविक त्रिज्या होती है। नाभिक से बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। वैसे वास्तविकता में परमाणविक त्रिज्या मैंने आपको 2 प्रकार से बताई है। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है। एक मैंने आपको बताई थी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या और एक मैंने बताई थी सहसंयोजक त्रिज्या। उसके माध्यम से हम त्रिज्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। तो परमाणविक त्रिज्या क्या है? चूंकि आप देखते हैं कि इनमें जो परमाणविक त्रिज्या होती है इनकी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब किसी भी आवर्त में बाएं से आप दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो परमाणविक त्रिज्या क्या होती आती है? छोटी होती आती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। लेकिन ये कहां पर? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएगी। यहां पर आप देखिए मैंने लिथियम का बनाया, लिथियम के बाद अगर मैं सोडियम का बना दूं न्यूक्लियस यहां पे, तो आप देख लो आराम से जान जाओगे सोडियम के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। त्रिज्या की तुलना कर लीजिए यहां से। देखिए यहां पर बाह्य कोष के बीच की दूरी है और यहां पर बाह्य कोष के बीच की दूरी है, तो मुझे तो लगता है कि यहां पर दूरी बढ़ गई, बढ़ी ना। और ऐसे ही अगर हम सोडियम पोटेशियम की बात कर ले यहां से, तो पोटेशियम का न्यूक्लियस ये पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 8
और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 8 हैं। 8 और बाइकोष में कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखो यहां से अगर हम ये डिस्टेंस नापते हैं तो ये उससे भी बड़ी हो गई। तो लिथियम देखिए इस ग्रुप में लिथियम सबसे ऊपर है, उसके बाद में क्या है, सोडियम है, उसके बाद में क्या है, पोटेशियम है। तो जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं तो एक चीज बढ़ रही है, क्या, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है। आप चेक करो यहां से दिखाई तो दे रहा है आपको, यहां से देखिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये, नाभिक से बाइकोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये, नाभिक से बाइकोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये। मतलब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस या प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको आप कहते हैं, उसका मान घटता जाता है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। और एक बात चेक करिए यहां से, देखिए मैं सोडियम का एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम का मैं फिर से बना कर, ये तो हो गया नाभिक, और नाभिक के बाद ये पहला कोष हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कोष हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा कोष हो गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया परमाणु, तो ये एटम हो गया या परमाणु, और इसमें से जब 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए यहां से ये आयन बन जाएगा, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कोष बचा है। तो आप डिस्टेंस देखिए यहां से ये दूरी, ये और ये दूरी, तो यहां पर तो एटम है, एटम ऑफ सोडियम, और यहां पर क्या है, आयन बन गया, आयन ऑफ किसका, सोडियम का। तो यहां पर जो होगी वो परमाणु त्रिज्या होगी, और यहां पर जो होगी वो आयनिक त्रिज्या होगी। ये डिफरेंस जान लेते हैं, परमाणु में परमाणु त्रिज्या और आयन में आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो अब देखो कि परमाणु त्रिज्या तो बड़ी और आयनिक त्रिज्या क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहां पर एक पॉइंट और क्या आता है कि हमेशा किसी भी उदासीन परमाणु की त्रिज्या उसके आयन की आयनिक त्रिज्या से बड़ी होती है नहीं, परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो हमेशा क्या होगी, उसके आयन से बड़ी होगी। तो यहां पे हम, और यहां पे एक चीज और भी है, अगर परमाणु त्रिज्याएं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं तो निश्चित है कि आयनिक त्रिज्याएं भी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, परंतु डिफरेंस क्या है कि परमाणु त्रिज्याओं की तुलना में आयनिक त्रिज्या छोटी होती है। परमाणु त्रिज्याओं की तुलना में आयनिक त्रिज्या कैसी होती है, छोटी होती है। क्लियर, और जब छोटी हो जाएगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश मैंने बताया था क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, आयनन विभव, आयनीसेशन पोटेंशियल। आयनन विभव में क्या है, आयनन विभव किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे आयरन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती हैं, और परमाणु त्रिज्या बड़ी होती हैं, तो फिर जो बायकोस के इलेक्ट्रॉन है उन पर लगने वाला जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम लगेगा, और अगर वो कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और जितना कम ऊर्जा लगेगी तो उसका आयनन विभव क्या होगा, उतना ही तो कम हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहां पर कि इनके बाह्यकोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इनका जो आयन विभव होता है वह कम होता है। इनका आयन निम्न होता है, मतलब लोअर होता है, ज्यादा नहीं होता। एक बात और बता दूंगा आपको सभी को, मैंने बता रखा है पूरा इंस्ट्रक्शंस है कि इंस्टीट्यूट में क्लास के समय में कोई भी अपना मोबाइल ऑन नहीं करेगा, और आप क्या करते हैं, मोबाइल ऑन करके बैठ गए यहाँ पर आकर के, ये तो एक बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप हमारे नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ाने में। आप लोग बिल्कुल वही समझते हैं, अच्छा लगता है पढ़ना आपको, ठीक अच्छी बात है, म्यूजिक के साथ में थोड़ी पढ़ेंगे, यहाँ पे आप फोन थोड़ी बात करेंगे, कोई बात नहीं है। इनका आयनन विभव निम्न होता है, मतलब कम होता है, क्योंकि बायकोस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता। ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता। देखिए संयोजकता क्या होती है और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। संयोजकता किसी रासायनिक बंध के बनने में परमाणु के द्वारा दिए गए अथवा लिए गए अथवा बराबर की साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात रासायनिक बंध बनाने में कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्षार धातुओं में, तो बायकोस में तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। रासायनिक बंध बनाने में केवल एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। लिख देते हैं क्षार धातुओं की संयोजकता एक होती है। अच्छा, किसी आयन के ऊपर, अभी देखिए यहां से, जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा यहां से, तो क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। अब ये तो आपका है परमाणु और ये है आपका आयन। परमाणु में क्या होगी संयोजकता, कितनी, बायकोस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। जितने भी क्षार धातुएं हैं उनके सबके बायकोस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सभी क्षार धातुओं की संयोजकताएं कितनी होती हैं, एक होती है। और जो इसके आयन होते हैं, यहां पर आयन क्या है, किसी भी आयन पर उपस्थित
आवेश की जो संख्या होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण संख्या। परमाणु में संयोजकता और आयन में क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या। कितना प्लस यहां पर है? 1 प्लस है। आवेश कितना है? केवल +1। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। तो जितने भी क्षार धातुएं हैं, क्योंकि सबके बारकोड में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। और संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी? बोलो 1 होगी। संयोजकता प्लस और माइनस में नहीं होती। ऑक्सीकरण संख्या +-0 और भिन्नात्मक भी हो सकती है, जबकि संयोजकता केवल एक पूर्ण संख्या होती है और शून्य कभी भी नहीं हो सकती। संयोजकता का मतलब ये है कि रासायनिक बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं हुआ तो संयोजकता कहां पे वहां पे हुई? इसका मतलब संयोजकता 0 नहीं होती है। इसके बाद में मैं एक चीज और बताता हूं, इसका ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण या फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण। यहां से मैं ले लेता हूं तत्वों के नाम, ले लेता हूं तत्वों के नाम। अब आपको मालूम ही हो चुके होंगे तत्वों के नाम। क्या नाम है? लीना। वाह, देखो चेहरे मुस्कुरा गए। क्या यार कमी है तुम लोग की? क्या है? यहां किसी का नाम देखा विशेष, तुरंत मुस्कुरा दी। लीना की, रूबी से। और जो फ्रांसियम है उसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? गुस्सा हो गया है, गुस्सा हो गया, नहीं लिखेंगे फ्रांसियम का नाम। लिख दें? अरे फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। रेडियो एक्टिव का मतलब जिसका N/P, ठीक, N/P की वैल्यू 1.5 से ज्यादा हो जाएगी तो उसका नाभिक कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, और अस्थायी हो जाएगा तो फिर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। देखिए यहां से ज्वाला का रंग कैसा है? ज्वाला का रंग कुछ लोग जानते भी होंगे, जानते हैं, चलो नहीं कोई बात नहीं। लाल मतलब रेड, पीला बड़ा आसान है, कोई नहीं। पीला, हल्का बैंगनी, ये बैंगनी होगी, ये भी बैंगनी होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने क्षार धातुओं के भौतिक गुणों में समानताएं आपको पढ़ा दी। बड़ा आसान है, इसको एक बार आप देखिए, पूरी वीडियो को देखिए और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, और जितना हो सके इसको आप बार बार देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर किया करिए और पूरी वीडियो देखा करिए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का मैं आभारी हूं।